सो हेलो एवरीवन, भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 32 था, वहाँ आपको जहाँ तक बताया गया था उससे आज का टॉपिक उससे आगे का टॉपिक है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बहुत कम, आधा से अधिक हमने आपको ख़त्म करा दिया है भारत का भूगोल। जो कुछ और बचा है, आप बने रहिए इस चैनल के साथ और आपका जल्द ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद विश्व भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना देर किए भारत का भूगोल में यहाँ पे समझना, आज का टॉपिक आपका है भारतीय मानसूनी की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो उसके बारे में डिटेल से समझने के लिए एक चीज़ समझ लो कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ, मैं ये सोच के समझा रहा हूँ, या आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो वो ये सोचता है कि स्टूडेंट किस तरह समझेगा, उसके सामने वाले जो स्टूडेंट वो आखिर किस तरह समझने का कोशिश करता है। वो इस तरह सोचता है कि वो स्टूडेंट बन के समझाने का कोशिश करता है या वो अपने तरीके से समझाने का कोशिश करता है। आपको जो है इसमें पूरा फोकस डालना है ताकि आप इमेजिन करके वो फील करके समझ सको। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मानसून की, यहाँ पे भारतीय मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन येस्ट द्वारा किया गया है। और ये जो सिद्धांत भारतीय मानसूनी का उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? येस्ट के द्वारा किया गया। इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडलीय, इसे 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है। और जो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडलीय 9 किलोमीटर से लगभग 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी, अति तेज गति से चलने वाली हवाओं को कहते हैं। तो आपको इतना चीज़ समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे आगे समझो। मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसका जो बीच वाला भाग होता है उसमें इसका जो स्पीड होता है 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती है, और ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। और जो निम्न मतलब नीचे वाले वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है यही हवाएं। तो चलिए, ये आपको कंप्लीटली समझ में आई। होप ये आपको समझ में आया। अब देखो, भारत में आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध जो है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध जो है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। और यह जो है 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती है। 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून का संबंध उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से। और यह जो है 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य चलती है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आगे समझो। तो उपोष्ण पश्चिमी पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति के बारे में समझो। अब देखो, उपोष्ण पश्चिमी पछुआ जो है जेट स्ट्रीम द्वारा पूर्वी मानसून की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर समझना, शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होती है। तो यहाँ शीतकाल यानी कि जो शीतकाल के समय में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो ये वायु का नाम है, तेज गति से चलते हैं उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम संपूर्ण पूरा पश्चिम तथा मध्य एशिया और पूरा पश्चिम और मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होती है और चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। और तिब्बत का पठार इसके मार्ग में अवरोधक का कार्य करते हैं। और तिब्बत का जो पठार होता है इसके मार्ग में, इस हवाओं के मार्ग में अवरोधक रोकने का कार्य करता है एवं इसे 2 भागों में बांट देता है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर से उसके समांतर बहने लगती है और तथा दूसरा शाखा जो हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। तो जब हवाओं के बीच में कोई चीज़ चले आता है तो उसे 2 डायरेक्शन में तो कटना ही पड़ेगा। तो एक उत्तर की ओर, एक पश्चिम की। यहाँ पे आप जिस तरह से बताया गया 2 भागों में बांट देता है। और एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर से
उसके समांतर बहने लगती है, उत्तर के समांतर बहने लगती है, और दूसरी शाखा जो है हिमालय के दक्षिण में पूर्वी की दक्षिण में पूर्वी की ओर बहने लगती है। चलिए ये आपको समझ में आ गई। अब आगे समझो। दक्षिणी शाखा की मध्य स्थिति जैसे फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है, और इसका दाब स्तर जो है 200 से 300 मिली बार होता है। इसका दाब की प्रेशर को मिली बार में नापते हैं। अब आप समझना, जैसे इसका दाब स्तर जो 200 से 300 मिली बार होता है, और पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में शीत ऋतु में आता है, पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में शीत ऋतु में आता है, और इसी जेट पवन द्वारा लाया जाता है, और रात के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का सूचक है। रात के तापमान में वृद्धि, रात का टेम्परेचर में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का सूचक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडी हवा का स्तंभ होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडी हवा का स्तंभ होता है जो सतह पर हवाओं को धकेलता है, और इससे सतह पर उच्च दाब का निर्माण होता है, और सतह पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। और भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में ये हवाएं बंगाल की खाड़ी तुलनात्मक रूप से अधिक तापमान के कारण निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रभावित होती है। और इन हवाओं के द्वारा ही शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश एवं बिहार में शीत लहर चलती है, और इसी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश एवं बिहार में शीत लहर चलती है, और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये हवाएं अपने दाहिने और राइट हैंड साइड मुड़ जाती है, दाहिने और मानसून का रूप धारण कर लेती है। और किसका रूप धारण कर लेती है? मानसून का रूप धारण कर लेती है। और जब ये पवन तमिलनाडु के तट पर पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से ग्रहण किए गए जलवाष्प की वर्षा तमिलनाडु के तटीय भागों पे कराती है। तो इस तरह से आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से हवाएं, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हवाएं का झुंड किस तरह से पछुआ जेट स्ट्रीम जिसे कहते हैं इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। तो आप उत्तरी पूर्वी मानसून जो इस तरह से आते हुए यहाँ पे लो प्रेशर कहाँ पे, यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई बात किस तरह से आया। और विषुवत रेखीय यहाँ पे है, तो आप देख पा रहे हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने यहाँ पे और 0 डिग्री अक्षांश पे है। तो चलिए ये आपका, आई होप ये आपको समझ में आया। अब आगे समझो, आगे का टॉपिक यहाँ पे उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति। चलिए, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति। गर्मी में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं है। गर्मी में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं है और उपमहाद्वीप पर नहीं बहती है। तो यहाँ पूरा समझना कि गर्मी के समय में पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं बहती है, और इसका जो खिसकाव तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर हो जाता है। इसका खिसकाव के जो तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर हो जाता है, और इस समय भारत के ऊपर वायुमंडल में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। इस समय भारत के ऊपर वायुमंडल में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है, और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति का कारण मध्य एशिया एवं तिब्बत के पठारी भागों के अत्यधिक गर्म होने का माना जाता है। तो ये आप पूरा डिटेल में आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो अगर देख पा रहे हैं, तो अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से रिवाइंड करके फिर पीछे करके देख सकते हो। अब देखो, तिब्बत के पठार से गर्म होकर, अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है, तिब्बत के पठार से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं में क्षोभ मंडल के मध्य भाग में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रीय, यानी कि क्लॉकवाइज हवाएं जो है क्लॉकवाइज चक्रीय परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है, और यह ऊपर उठती है, और वायु क्षोभ सीमा के पास दो अलग अलग धाराओं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, और इनमें से एक विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है, और तथा दूसरी ध्रुव की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम की ओर के रूप में चलती है। चलिए ये आपको समझ में आया। अब देखो, पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में नीचे बैठने लगती है, और इससे वहाँ वृहत उच्च दाब का निर्माण होता है। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जब ये गर्म जेट स्ट्रीम चलती है तो सतह की हवा
को ऊपर की ओर खींच लेती है, सतह का हवा को ऊपर की ओर खींच लेता है तथा यहाँ बृहत निम्न दाब लो प्रेशर बृहत निम्न दाब लो प्रेशर का निर्माण करती है। और इस निम्न दाब को भरने के लिए अरब सागर के हाई प्रेशर क्षेत्र से यानी उच्च दाब यानी हाई प्रेशर क्षेत्र से हवाओं एवं उत्तरी पूर्वी की ओर चलने लगती है और यही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहलाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहलाती है। ये आप नोट कर लेना, दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहते हैं, तो आप अपने से पढ़ लेना। तो थोड़ा सा अपने से भी समझने की कोशिश करना ताकि आप समझ पाओ। तो अब यहाँ पे समझना, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही भारत में मानसून पूर्व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं और इससे भारी वर्षा होती है। इससे क्या होती है? भारी वर्षा होता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम न केवल मौसमी या वरण अनियमित भी है, अनियमित भी है, और जब यह भारत के वृहद क्षेत्र के ऊपर लंबी अवधि तक चलती है तो बाढ़ की स्थिति बनती है। लंबी अवधि तक चलती है तो बाढ़ की, लगातार बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति बनती है। और जब ये हवाएं कमज़ोर होती है तो सूखा आता है। जब ये हवाएं कमज़ोर होती है तो सूखा आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे निम्न लो प्रेशर है यहाँ पे, तो लो प्रेशर है तो हवाएं जो है अरब सागर से किस प्रकार से यहाँ पे उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से आया जा रहा है। यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन इसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दक्षिणी पवनी मानसूनी पवन। तो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और हाई प्रेशर, यहाँ से हवाओं का जन्म हुआ और यहाँ से चलते चलते इस तरह से जाते जाते चल रही है। तो इस प्रकार से हवाएं जो इधर आती है और अरब सागर से होते हुए भी इधर आती है। चलिए, ये आपको समझ में आया। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। हाँ, तो हमने हिस्ट्री का भी जो टॉपिक है बेसिक से, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में हमने कुछ बताया है, वो आप देख लेना। वो भी मैं लाऊंगा इतिहास के बारे में पूरा डिटेल में, तो वो भी अपलोड कर दिया हूँ वीडियो, वो भी देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।